जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? एटा, इटावा, औरैया या फिर फिरोजाबाद? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। टोटल 50 प्रश्न है, आपको कोशिश करना है कि 50 प्रश्नों में कम से कम 30 प्रश्न आप जरूर सही कर पाए। तो अंत में कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्न आपसे सही हुए या नहीं। तो प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो इनायत खान की बात होगी तो ये इटावा घराने के थे। किस घराने के थे? तो इटावा घराने के थे। कैसे याद रखेंगे? तो ई से इनायत और ई से इटावा, तो आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? गिद्दा, कजरी, कहरवा या फिर चैती? तो निम्न में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? तो बरसात के महीने में कजरी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? तो बरसात के महीने में कजरी गाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। मुस्त्री बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान या फिर ठाकुर प्रसाद? तो अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज ने। किसने? तो खुशी महाराज ने। चौथा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या फिर दिसंबर 1943? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे अक्टूबर 1943 में। कब? तो अक्टूबर 1943 इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? 1938, 1939, 40 या फिर 41 में? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? तो कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इसकी जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ें और सभी प्रश्नों का रिवीजन करें। अगर डेली जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बस मेहनत हमारे साथ आपको भी करनी होगी। छठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। किसके? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। सातवां प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, फैजल, वरीद या फिर फारूक? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? जनवरी 2017 में, जनवरी 2018 में, जनवरी 2019 या फिर जनवरी 2021? तो राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? तो एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई जनवरी 2018। याद रखेंगे, राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? तो जनवरी 2018 में। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र? तो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र की बात होगी तो सही उत्तर आप लगाएंगे पूर्वी क्षेत्र। क्या लगाएंगे? तो पूर्वी क्षेत्र लगाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7, 5, 8 या फिर 6? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी?
तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 11 नंबर प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी, जयंतिया पहाड़िया, गारो पहाड़िया, मिगिर पहाड़िया, शिलांग पहाड़िया। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग पहाड़िया। क्या है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पहाड़िया है। 12 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लाग पर्वत या फिर वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वलित पर्वत से संबंधित है। किससे? तो वलित पर्वत से। 13 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? 1, 2, 3 या फिर 4। तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? कितने अधिवेशन का? तो एक अधिवेशन का। कितने? तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? तो एक अधिवेशन। याद रखेंगे। कब? तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, जरूर याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर, कोलकाता, मुंबई या फिर सूरत। तो कहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यह लाहौर अधिवेशन था। कौन था? तो लाहौर अधिवेशन था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा या फिर पीलीभीत। तो राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इटावा में। कहां पर? तो राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इटावा में। 17 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, रामपुर, चंबल या फिर कतरनिया घाट। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापित किया गया था कतरनिया घाट। क्या होगा? तो कतरनिया घाट इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918 या फिर 22 अप्रैल 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को। 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1939, 41, 42 या फिर 43। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में 1941 में प्रवेश किया था। कब किया था? तो 1941। याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के निम्नलिखित से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल तेजावत ये राजस्थान से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो राजस्थान से। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? 1919, 1920, 1921 या फिर 22 में। तो असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा घटना, बंगाल विभाजन, साइमन आयोग की नियुक्ति, काकोरी, ट्रेन डकैती। तो गांधी जी ने
किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था चौरी चौरा घटना के कारण। किसके कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण। कब हुई थी चौरी चौरा घटना? तो 1922 में। पूछा जाए कि चौरी चौरा स्थान किस जगह पर है, तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो गोरखपुर में। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925। तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। कब? तो फरवरी 1922 में। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, वह कहाँ स्थित है? अभी आपको हमने बताया कि ये गोरखपुर में स्थित है। कहां पर? तो गोरखपुर में स्थित है। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो ये 1922 में हुआ था, याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? मथुरा, सिंगरौली, नरौरा या फिर अलीगढ़? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये नरौरा में स्थापित है। कहां पर? तो नरौरा में। 27 नंबर प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या फिर रिहंद बांध? तो राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? तो ये रिहंद बांध पर। कहां पर? तो रिहंद बांध पर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, फजक हक खान, अब्दुल गफ्फार खान? तो निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो निम्न में से किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 30 नंबर प्रश्न है कि नदी द्वीप कौन है? वैरन द्वीप, सैलसेट द्वीप, माजुली द्वीप, रॉस द्वीप? तो नदी द्वीप कौन है? इसमें से नदी द्वीप की बात होगी तो माजुली द्वीप है। किस नदी पर है ये? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है अगर पूछा जाए तो असम में है। कहां पर है? तो असम में है। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्य? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत हो जाएगा अरावली। क्या होगा? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। क्या है? तो अरावली है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट इसो, सैंडल शिखर, कंचनजंगा, डोली गट्टा? तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद या फिर रामदास? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है किसको? तो याद रखेंगे रामानंद को। किसे? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। 34 नंबर प्रश्न है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर, दादू, रामानंद या फिर तुलसीदास? तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कबीर दास जी थे। कौन थे? तो कबीर दास जी थे। याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया गया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा? तो निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आप गंगा नदी को ही लगाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और जब विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर?
तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। 37 नंबर प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्ण को या फिर नर्मदा को? तो केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। किस नदी को? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी गुरु कौन थे? तो 10वें या आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया? तो गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 40 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर, मदुरई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए कहां पर? तो पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित या फिर शून्य? तो यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान जो होगा ये असीमित होगा। क्या होगा? तो असीमित होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा? तो बहता हुआ जल ये गतिज ऊर्जा होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सर्पण दर्पण या समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए, किसके लिए? तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या फिर 1858? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1935। क्या होगा? तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा गठित की गई किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारत की संविधान सभा गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अर्जुन बांध नहर जिला लाभान्वित कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर? तो अर्जुन बांध नहर जिला लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमीरपुर। क्या होगा? तो अर्जुन बांध नहर जिला लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये हमीरपुर होगा। क्या होगा? तो हमीरपुर होगा। 49 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। दोस्तों
50 प्रश्न हमने लिया था, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।